नमस्ते, वेलकम टू माय चैनल डीप एस्ट्रो यूनिवर्स। आज मैं आपके साथ बात करूंगी राहु और केतु का जो ट्रांजिट होने वाला है अक्टूबर एंड में। राहु एरीज साइन से पाइसेस साइन की तरफ जाएगा। और जो केतु है वो लिब्रा साइन से वर्गो साइन की तरफ जाएगा। तो अगर आप राहु केतु की जब भी बात करते हो तो नॉर्मली प्लैनेट्स एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करते हैं, बट ये जो राहु केतु है ये हमेशा क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करते हैं, जिसको हम नॉर्मल प्लैनेट्स के मूवमेंट से ऑपोजिट डायरेक्शन का मूवमेंट बोल सकते हैं। तो इसलिए ये रीज़न है कि जिसकी वजह से ये हमेशा रेट्रोग्रेड रहते हैं, क्योंकि इनका जो मूवमेंट है वो हमेशा ऑपोजिट होता है नॉर्मल जो प्लैनेट्स का मूवमेंट होता है उससे, दो वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करते हैं। तो इसलिए ये हमेशा रेट्रोग्रेड रहते हैं। फिर ये एग्जैक्टली फॉर्म कैसे करते हैं, ये एक्चुअली में क्या होता है, अगर हम इसको एस्ट्रोलॉजी के अलावा एस्ट्रोनॉमिकली समझने की कोशिश करें तो जो सन का जो सेलेस्टियल पाथ है और जो मून का सेलेस्टियल पाथ है वो जिन दो पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट करता है वहाँ पर ये नॉर्थ नोड राहु और साउथ नोड केतु का फॉर्मेशन होता है। ये जो दो नोड्स होते हैं, इन्हीं नोड्स पे जब कभी भी कोई एक्लिप्स अकर करता है तो वो इन्हीं नोड्स की वजह से ही अकर करता है। जब ऐसा मोमेंट होता है कि सपोज सोलर एक्लिप्स है, वो राहु की वजह से होता है, नॉर्थ नोड की वजह से। जब जो मून है वो सन और अर्थ के बीच में आ जाता है तो वहाँ पे उसकी शैडो क्रिएट नहीं होती है एंड वो कम्प्लीटली वो एक्लिप्स वहाँ पे फॉर्म होता है उसकी वजह से। तो राहु जो नॉर्थ नोड है वहाँ पे अक्सर उसकी वजह से सोलर एक्लिप्स फॉर्म होता है, एंड जो साउथ नोड है केतु उसकी वजह से लूनर एक्लिप्स उस पॉइंट की वजह से। तो एस्ट्रोनॉमिकली अगर हम देखें तो ये वो इंटरसेक्ट पॉइंट है ऑफ सन एंड मून का सेलेस्टियल पाथ जहाँ पे इंटरसेक्ट होता है नियर अराउंड अर्थ। तो ये वो दो पॉइंट्स हैं, नोड्स हैं, जिनको हम राहु और केतु बोलते हैं। दो ये कोई विजिबल प्लैनेट्स नहीं है, ये इनविजिबल हैं, बट उनके इंटरसेक्शन पॉइंट को हम नोड्स को हम राहु नॉर्थ नोड, केतु साउथ नोड बोलते हैं। तो इनका बहुत बड़ा इफेक्ट है, इन्हीं की वजह से ही एक्लिप्सेस अगर करते हैं, सोलर एक्लिप्स एंड लूनर एक्लिप्स। सो नाउ अब इनकी बात करते हैं कि इनका इफेक्ट इतना इम्पॉर्टेंट हमारी लाइफ में क्यों है। अब ये जो प्लैनेट हैं राहु और केतु, इनकी अगर स्टोरी आप जानने की कोशिश करो तो ये एक राक्षस था जिसने अमृत लेने के लिए, वो जो पूरी स्टोरी है समुद्र मंथन की, उसमें उन्होंने कोशिश की और उनको वो जो आप बोल सकते हैं अमृत है वो थोड़ा सा मिला, लेकिन क्योंकि लॉर्ड विष्णु ने जो उनका अवतार था, मोहिनी अवतार, वहाँ पे उन्होंने देख लिया था और वो फिर जब देखा उन्होंने तो उन्होंने उसको बीच से, मतलब यहाँ से धड़ से उसको अलग कर दिया। तो जो ऊपर का हेड पोर्शन है वो राहु बन गया और जो नीचे का पोर्शन है वो केतु बन गया। बट हमेशा ये याद रखिए, जो स्टोरी है उसमें बताया गया है कि राहु जो था, जो वो राक्षस था, उसने अमृत पी लिया था। तो अमृत पीने की वजह से कहीं ना कहीं वो अमर हो गया, ठीक है। भले ही उसका सर धड़ से अलग कर दिया गया, उन्होंने उसको अलग कर दिया अपने चक्र से, तो एक राहु बन गया पार्ट, बॉडी पार्ट जो ऊपर हेड का है, और जो रेस्ट ऑफ द बॉडी पार्ट है जो हेडलेस है वो केतु बन गया। बट फिर भी अमृत पीने की वजह से वो कहीं ना कहीं उसमें ये एक कैपेबिलिटी, आप एक बोल सकते हैं डेक्सटेरिटी आ गई कि ये एक आप ये समझ लीजिए एक अमर जो जो हमारे जो जैसे जितने भी देवता थे उन्होंने जो पिया ये नेक्टर और वो अमर हो गए, वैसे ही ये अमृत पीने के बाद वो भी कहीं ना कहीं अमर हो गए। तो राहु केतु आप ये मान के चलिए कि वो अभी भी अमर है, हर जगह वो प्रेजेंट है हमारे सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट के फॉर्म में, नॉर्थ नोड और साउथ नोड के फॉर्म में हमारे एस्ट्रोनॉमिकली दे आर प्रेजेंट इन द यूनिवर्स। तो ये तो हो गई बात कि उनकी स्टोरी क्या है एंड वो अमर है। बट एक चीज़ और इस स्टोरी से हमें ये पता चलती है कि वो लोग ये जो पर्टिकुलर राक्षस था, जो जिसके दो पार्ट्स हो गए राहु केतु, वो अपने आप में एक बहुत ही इंटेलिजेंट था, क्योंकि अगर उसने अपने इंटेलिजेंस का यूज़ नहीं किया होता तो वो अमृत नहीं पीता। कितने सारे राक्षस थे वहाँ पे, लेकिन वही एक ऐसा राक्षस था जिसके पास इतना ज्ञान था कि उसने अपनी बुद्धि का उपयोग करके उसने वो अमृत पान कर लिया, ठीक है। तो कहीं ना कहीं उसके पास चतुर बुद्धि तो है ही है।
तो राहु और केतु जिसके भी चार्ट में होता है, और खासकर अगर वो फर्स्ट हाउस में है राहु, तो वो इंसान बहुत ही चालाक होता है। ये मत सोचिएगा कि अगर, मैंने कई सारी ऐसी कुंडली देखी है जहाँ पे लोगों की कुंडली में सूर्य नीच का है, डेबिलिटेटेड है, लेकिन राहु फर्स्ट हाउस में होने की वजह से वो गवर्नमेंट की बड़ी बड़ी पोजीशंस पे पहुंच गए हैं, अपनी कनिंगनेस की वजह से, अपनी वो जो अलग तरीके की बुद्धि होती है उसकी वजह से। तो इसलिए राहु केतु को हम कभी भी ये नहीं बोल सकते कि ये अगर प्लैनेट है किसी के तो वो बुद्धि हीन है या उसके पास इंटेलिजेंस नहीं है, क्योंकि राहु केतु का जो इंटेलिजेंस है वो अलग तरीके का इंटेलिजेंस है। तो आज मैं इसी के बारे में बात करूंगी कि हर एसेंडेंट पे क्या इफेक्ट होने वाला है जब राहु पाइसेस में जाएगा और केतु वर्गों में जाएगा। तो राहु की बात करें तो जब ये पाइसेस में जाएगा तो जुपिटर का साइन है, तो वो जिस साइन में जाएगा वो उसी की तरीके ही बिहेव करने वाला है। सो सपोज अगर ये जुपिटर के साइन में है पाइसेस में, तो फॉर 1.5 ईयर वो कहीं ना कहीं जो पाइसेस वाली क्वालिटीज़ है जुपिटर की, वो उसको अडेप्ट करके वैसा ही बिहेव करेगा आपके साथ, और जिस हाउस में होगा उसका भी बिहेवियर दिखेगा, और जो पाइसेस का जो नेचुरल बिहेवियर होता है, टेंडेंसी होती है, वो भी राहु के अंदर आ जाएगी। फिर उसके बाद जो केतु है वो वर्गो साइन की तरीके बिहेव करेगा। अब जो भी वर्गों की क्वालिटीज़ हैं, क्योंकि केतु हर एक चीज़ से आपको डिटैच करता है, क्योंकि वो डिटैचमेंट को सिंबलाइज करता है, वो एक फ्लैग को सिंबलाइज करता है। तो केतु जहाँ पे भी जिस हाउस में होगा, तो वर्गों की जितनी भी क्वालिटीज़ है उससे आपको कहीं ना कहीं डिटैच करेगा, और उसमें आपको विक्ट्री भी दिलाएगा, क्योंकि वो फ्लैग का भी, वो फ्लैग को भी सिंबलाइज करता है। तो अब बात करते हैं हर लग्न वालों के लिए कैसा इफेक्ट करते हैं। लिब्रा असेंडेंट वालों के लिए ये 6th हाउस में होगा। तो 6th हाउस में आपका पाइसेस साइन आता है, वहाँ पे राहु होगा। राहु 6th हाउस में नॉर्मली अच्छा ही होता है, बट मैंने ये जितना कुंडली, जितने लोगों की एनालिसिस की है, जिन लोगों का हमेशा राहु इस साइन 6th हाउस में रहा है, तो उन लोगों के साथ प्रॉब्लम ये था कि भले ही उनका जो राहु है वो 6th हाउस में है, तो 6th हाउस में वो आपको कहीं ना कहीं सर्विस ओरिएंटेड, आपको जॉब दिलाने में हेल्प करता रहता है, आपको आगे भी बढ़ने में हेल्प करता है। लेकिन एक चीज़ की दिक्कत ये होती है कि आपका पैसा बहुत खर्च होता है, मतलब पैसा खर्च होना, एनर्जी, टाइम का वेस्ट होना, वेस्टेज बहुत कराता है। 6th हाउस में अगर राहु होता है तो मनी का वेस्ट, एनर्जी और टाइम का वेस्टेज बहुत ज़्यादा कराता है। तो हमेशा ध्यान रखिएगा कि जब भी पाइसेस साइन में ये राहु रहेगा 6th हाउस में आपके, फॉर लिब्रा एसेंडेंट, आपको वो करियर में ट्रबल नहीं देगा। आप बहुत ज़्यादा सर्विस ओरिएंटेड हो जाओगे, आपको जॉब की अपॉर्चुनिटीज़ बहुत सारी मिलेंगी, आपको हो सकता है गवर्नमेंट जॉब की भी अपॉर्चुनिटी मिल जाए, कुछ ऐसी भी चांसेस दिखते हैं। लेकिन एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, ये आपके एनर्जी का वेस्टेज, टाइम का वेस्टेज और आपके मनी का वेस्टेज डेफिनेटली कराएगा। ये 1.5 ईयर में ये किसी ना किसी तरीके के वेस्टेज तो कराता ही रहेगा, लेकिन उसके अलावा बाकी सब चीज़ों में आपको बेनिफिट देगा। तो वो वेस्टेज जो है, अगर पैसे का वेस्टेज है तो हो सकता है आप अननेसेसरी के कोर्सेज करो जिससे आपको कोई लाभ ना हो, या फिर आपका बीमार पड़ गए तो उसकी वजह से खर्चा हो गया, या फिर आपकी एनर्जी वेस्ट हो, आप कहीं गए ट्रैवल करके और वहाँ पे किसी कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए या किसी भी जॉब इंटरव्यू के लिए, लेकिन वो वहाँ नहीं हुआ, आप कहीं और गए, कुछ ट्रैवल किया, तो इस तरीके की चीज़ें ज़रूर कराएगा। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो आपको ऐसे हर्डल देगा कि बिल्कुल भी आपको डिप्राइव कर दिया जॉब से, आपको कोई जॉब ही नहीं मिली, ऐसा नहीं होगा। जॉब और करियर के लिए प्रॉब्लम नहीं क्रिएट करेगा प्रॉब्लम वो नॉर्मली होगी जहाँ पे आपका वेस्टेज हो रहा होगा, मनी, टाइम और एनर्जी का। और यहाँ से ये एस्पेक्ट करेगा आपके 10th हाउस को, 5th एस्पेक्ट से, और 9th एस्पेक्ट से ये आपके 2nd हाउस को देखेगा। तो ये आपके करियर में बेनिफिट देगा और आपको सेविंग्स भी कराएगा, लेकिन अल्टीमेटली ये कहीं ना कहीं आपका एनर्जी, टाइम और मनी का वेस्टेज भी कराएगा। फिर बात करते हैं स्कॉर्पियो असेंडेंट की। स्कॉर्पियो असेंडेंट वालों के लिए 5th हाउस में राहु आएगा। 5th हाउस में नॉर्मली जब राहु होता है तो एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि ये हो सकता है कि आप, क्योंकि 5th हाउस इट्स ऑल अबाउट लव रिलेशनशिप, जो आपका जो इमोशनल बॉन्ड है किसी के साथ, अगर आप रिलेशनशिप में है, वो आपकी जो इंटेलिजेंस है, आपकी जो स्किल्स हैं, आपके बच्चों के साथ का जो रिलेशन है, ये सब। तो नॉर्मली 5th हाउस में राहु केतु अच्छे नहीं होते हैं, ये कहीं ना कहीं ट्रबलसम है आपके लिए इस टाइम पीरियड पे। प्रॉब्लम कहाँ पे क्रिएट होगी? प्रॉब्लम यही क्रिएट होगी कि आपका हो सकता है आपके बच्चों के साथ, अगर आपके बच्चे हैं तो उनके साथ थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। आपका अगर रिलेशनशिप है तो
थोड़ा बहुत प्रॉब्लम वहाँ पे भी वो क्रिएट करेगा। और दूसरी चीज़ ये है कि अगर आप रिलेशनशिप में नहीं हैं और आप सोच रहे हैं किसी रिलेशनशिप में जाने के लिए या शादी के लिए भी सोच रहे हैं, किसी के साथ बॉन्ड बनाने के लिए भी, तो इस टाइम पे हो सकता है कि आप किन्हीं ऐसे लोगों के साथ आपका बॉन्ड बने, आपके रिलेशनशिप बने, जो आपके कल्चरली, आपकी कम्युनिटी से भी डिफरेंट हो सकते हैं, कुछ इस तरीके के लोग। लेकिन राहु केतु नॉर्मली, जो राहु होता है वो 11th हाउस में अच्छा करता है, लेकिन वहीं वो जो 5th हाउस है वहाँ पे वो 5th हाउस की चीज़ों को ट्रबल करता है, और केतु भी 5th हाउस की चीज़ों को ट्रबल करता है। और जो केतु जब तक कि इसके ऑपोजिट 11th हाउस में रहेगा, तो वहाँ पे भी आपको गेन से सेपरेट करेगा, तो कहीं ना कहीं आप थोड़े से सेपरेटेड भी रहेंगे लोगों के साथ। तो अब ये राहु का जो एस्पेक्ट है 5th हाउस से, इसका जो 5th एस्पेक्ट है वो आपके 9th हाउस पे रहेगा, और जो इसका 9th एस्पेक्ट है वो आपके 1st हाउस पे रहेगा। तो कहीं ना कहीं इस टाइम पे आप बहुत ज़्यादा अपने आप को लेके बहुत ज़्यादा सेल्फ ऑब्सेस्ड हो जाओगे, अपने ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस करोगे। और दूसरी चीज़ ये भी हो सकती है कि आप अ, दूसरे लोगों के कल्चर में, दूसरे रिलीजन में बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड हो जाओ, और हो सकता है आपको ट्रैवल करने का मन करे इस टाइम पीरियड में, बहुत ज़्यादा ट्रैवल करने का। और अगर आप किसी ऐसे गुरु की तलाश में थे जो आप चाह रहे थे कि आपको मिले, तो इस टाइम पे आपको कोई फॉरेन टाइप का गुरु मिल सकता है, बिल्कुल ऐसा गुरु जो आपसे कल्चरली डिफरेंट है। तो एक चीज़ हमेशा याद रखिएगा कि जब राहु इस तरीके के हाउसेस में बैठता है जहाँ पे राहु का इफ़ेक्ट होता है, तो वहाँ पे कहीं न कहीं फॉरेन एलिमेंट डेफ़िनेटली अटैच होता है। मतलब अगर आप 5th हाउस की बात करोगे, तो अगर आप लव रिलेशनशिप में जाओगे, तो वहाँ पे कहीं न कहीं वो फॉरेन एलिमेंट अटैच्ड होगा। मतलब अगर आप किसी से इंटरैक्शन कर रहे हो, कोई सोशली भी किसी के साथ लव रिलेशनशिप में जाने, तो वहाँ पे फॉरेन एलिमेंट डेफ़िनेटली है, वो आपसे कल्चरली डिफरेंट हो सकते हैं किसी भी चीज़ में। और क्योंकि इसका एक 9th एस्पेक्ट आपके 1st हाउस पे भी रहेगा, तो आप सेल्फ ऑब्सेस्ड भी हो सकते हो, अपने ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस करते हो। फिर बात करते हैं हम सैजिटेरियस असेंडेंट वालों के लिए। उनके लिए पाइसेस साइन आता है 4th हाउस में, तो वहाँ पे राहु रहेगा। तो अब क्योंकि जब 4th हाउस में राहु आता है, तो वो कहीं न कहीं आपको ये जो भी एलिमेंट है, जैसे 4th हाउस में राहु केतु का आना, तो कहीं न कहीं आप को कहीं न कहीं डिटैच कर, मतलब कहीं न कहीं आप ऐसा आपको फ़ील होगा कि आप घर पे भी हो, लेकिन यू फ़ील लाइक अ फॉरेन एलिमेंट इन योर ओन होम। आप घर के एनवायरनमेंट में ही रहोगे, आपको घर पे रहना बहुत पसंद आएगा कि आप घर पे ही रहो, घर से ही सब कुछ करो, वर्क फ्रॉम होम भी घर से करो, और आपको अपनी मदर की तरफ भी थोड़ा-सा ऑब्सेस्ड रहोगे, अपने घर की तरफ भी। आप कुछ प्रॉपर्टी, व्हीकल बाय करने का भी सोच सकते हो। लेकिन ये भी होगा कि आप कि जो भी, जैसे अगर आप घर या कोई भी व्हीकल खरीदोगे, तो उसमें एक फॉरेन एलिमेंट डेफिनेटली होगा। अगर आप घर भी बनवाओगे, तो वहाँ पे फॉरेन एलिमेंट के जैसी चीज़ें होंगी। कुछ हो सकता है आप कोई ब्रांडेड कोई ऐसी चीज़ खरीदो जो फॉरेन को बिलोंग करती है, लेकिन किसी डिफरेंट कंट्री का कोई आपने फर्नीचर खरीदा, या कुछ ऐसी चीज़ खरीदी जो दूसरी स्टेट की है, ऐसी चीज़ें, मतलब ये सब चीज़ें हो सकती हैं आपके। क्योंकि 4th हाउस में जब भी राहु आएगा, तो वहाँ पे एक फॉरेन एलिमेंट आ गया। तो आप कुछ भी अगर प्रॉपर्टी बाय करने का सोच रहे थे इस टाइम पे, कोई भी व्हीकल प्रॉपर्टी, तो वो आप हो सकता है अपने घर पे भी बनवाने के, अगर बनवाओगे या खरीदोगे, तो उसमें कहीं न कहीं जो सामान आप खरीदोगे वो हो सकता है दूसरे स्टेट या दूसरी कंट्री का हो, तो आप उस तरीके का डेकोरेशन कराओ। या फिर आप ये भी हो सकता है कि कुछ दूसरी जगह जाके आप अपने लिए घर खरीदो, डिफरेंट स्टेट में या डिफरेंट कंट्री में आप अपने लिए घर खरीदो, क्योंकि वहाँ से इसका जो 5th एस्पेक्ट है वो 8th हाउस पे, और इसका जो 9th एस्पेक्ट है वो 12th हाउस पे। तो आप हो सकता है घर से दूर किसी जगह पे भी आप अपने लिए घर या प्रॉपर्टी खरीद सकते हो दूसरी जगह, क्योंकि एक जो एक ऐसा हाउस है, 4th हाउस इज़ योर होम, योर मदर लैंड। तो अगर आप प्रॉपर्टी और व्हीकल की भी बात करें, अगर अगर आप कुछ बाय करने की भी सोचते हैं, तो वहाँ पे फॉरेन एलिमेंट है। अगर आप अपनी ही सिटी में या स्टेट में बनवाओगे वो घर, तो वहाँ पे चीज़ें जो होंगी वो सारी हो सकता है दूसरे स्टेट या दूसरी कंट्री की हो, जो भी आप कहीं न कहीं फॉरेन एलिमेंट उसमें लाओगे। नहीं तो आप दूसरे ही स्टेट में घर, व्हीकल बाय कर सकते हो, वहाँ पे घर बना सकते हो, या फॉरेन कंट्री में घर बना सकते हो, तो ऐसा भी दिखता है। तो ये कहीं न कहीं फॉरेन एलिमेंट का कनेक्शन उस टाइम पे होगा, और बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि आप अपने लिए जो घर है वो दूसरे स्टेट या कंट्री में लो और वहाँ पे सेटल हो, क्योंकि 12th हाउस को भी वो एस्पेक्ट कर रहा है और 8th हाउस को भी एस्पेक्ट कर रहा है राहु वहाँ से।
फिर बात करेंगे कैप्रिकॉर्न असेंडेंट के लिए। कैप्रिकॉर्न असेंडेंट के लिए पाइसेस साइन आता है थर्ड हाउस में। ना थर्ड हाउस में जब ये राहु जाएगा तो राहु थर्ड हाउस में बहुत अच्छा गे मतलब एक तरीके से बहुत अच्छा है, वो बहुत ही पॉजिटिव है क्योंकि राहु उपचय हाउसेस में बहुत अच्छा इफेक्ट देता है। तो यहाँ पे भी अ, जब तक कि 1.5 ईयर में जब तक कि ये थर्ड हाउस पे रहेगा तो आपको बहुत अच्छे मतलब आपको हो सकता है बहुत ज़्यादा गेन्स हो, खासकर बिज़नेस में, क्योंकि यहाँ से इसकी 5th एस्पेक्ट जो है वो 7th हाउस पे जाएगा और 9th एस्पेक्ट इसका 11th हाउस पे जाएगा। तो एक वन ऑफ द एग्ज़ाम्पल अगर मैं कोट करूँ तो जो धीरू भाई अंबानी की कुंडली है और बहुत सारे ऐसे और बिज़नेसमैन हैं जिनकी कुंडली में राहु जो है वो थर्ड हाउस में है। या तो असेंडेंट से या फिर मून साइन से, और जब भी ये थर्ड हाउस में होता है इसका 5th एस्पेक्ट 7th हाउस पे पड़ता है और इसका जो 9th एस्पेक्ट है वो 11th हाउस पे पड़ता है। तो उसकी वजह से क्या होता है कि ये लोग बिज़नेस के थ्रू बहुत ज़्यादा गेन्स करते हैं, बहुत ज़्यादा। 7th एंड 11th हाउस इफ़ेक्ट होता है राहु से। तो इसी वजह से जब ये थर्ड हाउस में रहेगा तो अगर आप बिज़नेस के लिए सोच रहे हो कुछ नया अपना खुद का इंडिपेंडेंट कुछ करने की, तो ये आपको पूरी मदद करेगा उसमें बहुत ज़्यादा गेन्स दिलवाने की। और अगर जो भी बिज़नेस है आपका उसमें कहीं न कहीं अगर आप फॉरेन एलिमेंट इन्वॉल्व करिए या फिर अगर फॉरेन एलिमेंट नहीं इन्वॉल्व कर सकते हैं, तो राहु की जो चीज़ों को डिनोट करता है वो है टेक्नोलॉजी। अगर आप कोई भी मॉडर्न डे टेक्नोलॉजी का यूज़ करके अगर आप कुछ भी करोगे तो आपको बहुत सारा गेन होगा ये इस टाइम पीरियड में। तो अगर आप ये देखते हो कि आपके थर्ड हाउस में राहु गया है, तो मेरा ऐसा मानना है कि इस टाइम पीरियड पे अगर आप कोई भी ऐसा काम करें, क्योंकि थर्ड हाउस इज़ ऑल अबाउट डिजिटल कम्युनिकेशन, तो इसलिए मैं यहाँ पे राहु जब बैठा है तो मैं ऐसे लोगों को सलाह दूँगी कि अगर आप चाहें तो कुछ सॉफ्टवेयर या कंप्यूटर या डिजिटल मीडिया से रिलेटेड टू अगर आप कुछ भी करते हैं, वो आपको लॉन्ग टर्म में बहुत गेन्स देगा। अगर आप उसके लिए उसमें कुछ करियर बनाने की सोच रहे थे, तो आप ट्राई कर सकते हैं। ये आपके लिए पॉजिटिव साइन है ये 1.5 ईयर का फॉर ऑल द कैप्रिकॉर्न असेंडेंट पीपल। फिर बात करते हैं एक्वेरियस वालों के लिए। एक्वेरियस असेंडेंट वालों के लिए मैं ये बोलूँगी कि आपके लिए ये सेकंड हाउस में रहेगा पाइसेस साइन और वहाँ पे राहु रहेगा। तो राहु जब सेकंड हाउस में आता है नॉर्मली ऐसे लोगों का जो वाणी है, जो यूजुअली द काइंड ऑफ लैंग्वेज दे यूज़ वो थोड़ी-सी खराब हो जाती है इस जब भी राहु सेकंड हाउस में जाता है। ऐसे लोग क्या होता है कि उनको दे समटाइम्स यूज़ फाउल लैंग्वेज या फिर ऐसी लैंग्वेज जो रियली बहुत ही डिस्टर्बिंग और बहुत ही हो सकता है किसी को हर्ट करे, ऐसी वाली लैंग्वेज बोलते हैं, बहुत ही रैश और बहुत ही आप ये समझ सकते हैं बहुत ही अब्यूज़िव लैंग्वेज। तो राहु जब सेकंड हाउस में होता है तो मैं सलाह देती हूँ कि आप किसी भी तरीके की अब्यूज़िव लैंग्वेज का यूज़ मत करिए या किसी से हार्शली बात मत करिए, क्योंकि उसका जो 5th एस्पेक्ट है वो 6th हाउस पे जाता है और वहाँ से जो उसका 9th एस्पेक्ट है वो आपके 10th हाउस पे जाता है। तो 6th हाउस जो है वो वैसे भी लिटिगेशन और फाइट्स और कॉम्पिटिशन का है, तो वहाँ से अल्टीमेटली जब आपकी लैंग्वेज ही खराब होगी और ख़ासकर आपका करियर को भी इफ़ेक्ट करता है 9th एस्पेक्ट से। तो आपने अगर अपने करियर अपने वर्क प्लेस पे ही लोगों से ढंग से बात नहीं की, कोई अब्यूज़िव लैंग्वेज या फाउल लैंग्वेज का यूज़ किया या फिर कुछ भी ऐसा हार्शली बोला, तो ये हो सकता है कि वहाँ पे आपका लड़ाई झगड़ा हो, 6th हाउस इफ़ेक्ट करता है और करियर में आपके डिस्टर्बेंसेस या फिर आपकी जॉब चली जाए। तो इसलिए इस टाइम पीरियड में जो ये टाइम पीरियड है 1.5 ईयर का, एक्वेरियस असेंडेंट वालों के लिए मैं ये सलाह दूँगी जब तक कि पाइसेस साइन में राहु रहेगा, आप अपने बोलने पे ध्यान दीजिएगा। यू ट्राई टू कंट्रोल योर टंग और आप अपने स्पीच पे ध्यान दीजिएगा। आप जो बोल रहे हो उसको सोच समझ के बोलो। मेरा सजेशन है स्पीक एज़ लेस एज़ पॉसिबल, और कोई भी कुछ भी ऐसा आपके आस-पास बोलता है तो उसको अवॉइड और इग्नोर करिएगा, क्योंकि अगर आपका एक गलत स्टेप या गलत लैंग्वेज आपके करियर को डिस्टर्ब कर सकता है फॉर दिस टाइम पीरियड जब तक कि ये राहु पाइसेस में ट्रांसिट कर रहा है। फिर बात करते हैं पाइसेस एसेंडेंट वालों के लिए। पाइसेस एसेंडेंट वालों के लिए ये राहु आपके फर्स्ट हाउस में रहेगा। तो फॉर द टाइमिंग जब तक ये फर्स्ट हाउस में रहेगा तब तक कि आप खुद बहुत ही ज़्यादा सेल्फ ऑब्सेस्ड होगे, अपने ऊपर ही फोकस करोगे, पूरा पूरा ध्यान अपने ऊपर रहेगा और आप बहुत ही ज़्यादा कनिंग, विटी, स्मार्ट इस टाइम पीरियड पे हो सकते हैं। और ऐसे लोग अपने अपीयरेंस पे कुछ ज़्यादा ही ध्यान देने लग जाते हैं और काफ़ी बोल्ड हो जाते हैं, काफ़ी ओपन हो जाते हैं और
और ऐसे लोग जो होते हैं ना, बहुत ही हिडन एटीट्यूड के होते हैं, आप जान नहीं सकते उनके माइंड में क्या चल रहा है। वो बोल कुछ और रहे होंगे और उनके दिमाग में कुछ और चल रहा होगा, तो दे आर दैट काइंड ऑफ पीपल। तो इस 1.5 ईयर में कुछ ऐसा आपका बिहेवियर हो सकता है। फिर वहाँ से ये 5th एस्पेक्ट जो होगा इसका 5th हाउस में होगा, और जो 9th एस्पेक्ट होगा वो होगा 9th हाउस पे। तो ये आपके पूर्व पुण्य, आपके जो पिछले जन्म के कर्म हैं उनको कहीं ना कहीं इफ़ेक्ट करता है, वहाँ से इसका इफ़ेक्ट आएगा। तो आप का जो भी बिहेवियर रहेगा इस टाइम पीरियड पे, वो कहीं ना कहीं आपके कर्मों को इफ़ेक्ट करने वाला है, क्योंकि 9th हाउस को इफ़ेक्ट करेगा वो आपका रिलीजन है, आपका कल्चर है, और 5th हाउस जो है वो आपके पूर्व पुण्य है, जो भी आपके पिछले जन्म के जो भी कर्म है, जो भी आपके कर्म है, जो आप कर्म लेके आए हो, और जो इस जन्म में जो आप कर्म करोगे उसका पूरा पूरा इफेक्ट पड़ेगा, जैसा आप इस टाइम पीरियड पे बिहेव खुद करने वाले हो। जितना अच्छे से बिहेव करोगे, मेरी सलाह है, अगर आप अच्छे से बिहेव करोगे तो वो जो आने वाला जो आपका टाइम होगा वो आपके लिए गेन्स का फिर टाइम होगा। आपको उसके बाद कभी लाइफ में बहुत ज़्यादा गेन्स होंगे, लेकिन कहीं ना कहीं अगर आपने अपने बिहेवियर पे, अपने आप पे ध्यान नहीं दिया, आपने जो भी आपका एटीट्यूड है, कि जो राहु रहेगा फॉर द टाइम बीइंग 1.5 ईयर के लिए, वो आपके हेड पे, आपके ही दिमाग में रहने वाला। तो आप कैसे बिहेव करते हो ये पूरा पूरा डिफाइन करेगा आपके आगे का जो भी सिचुएशन आपकी लाइफ की होती है उसका पाथ कैसा होने वाला है। तो इसलिए फॉर दिस 1.5 ईयर आप अपने ऊपर ध्यान दीजिए, लेकिन अपने एटीट्यूड को सही रखिएगा। कभी भी किसी गलत डायरेक्शन में जाने की कोशिश या गलत एटीट्यूड को अपनाने की कोशिश मत करेगा फॉर द टाइम बीइंग इन 1.5 ईयर। सो ये था राहु का इफेक्ट फॉर ऑल द असेंडेंट। अब मैं आपको केतु का क्या इफेक्ट रहेगा फॉर ऑल द असेंडेंट्स, इसके बारे में नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। तो अगर आपको ये मेरा सेशन अबाउट राहु एंड केतु ट्रांजिट पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करिए और मेरे चैनल डीप एस्ट्रो यूनिवर्स को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू सो मच, धन्यवाद।